Bismillahirrahmanirrahim. Let's study about fluoroquinolones, which are basically fluorinated analogues of nalidixic acid. सबसे पहले we'll study about its classification. इसकी classification is there in 4 generations. जो पहली generation में जो main drug था that was nalidixic acid और एक था सिनॉक्सिसिन. Second generation में जो most important drug है that is ciprofloxacin. ठीक है, ciprofloxacin है और इसके अलावा हमारे पास ओफ्लॉक्सिसिन है, नॉरफ्लॉक्सिसिन है एंड इनॉक्सिसिन है. क्या है? इनॉक्सिसिन, नॉरफ्लॉक्सिसिन एंड ओफ्लॉक्सिसिन. थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सिसिन है, ग्रेपाफ्लॉक्सिसिलिन है एंड स्पारफ्लॉक्सिसिन एंड फोर्थ जनरेशन में मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन एंड ट्रोवाफ्लॉक्सिसिन. What is the mechanism of action of fluoroquinolones? Fluoroquinolones basically आपके बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करते हैं. बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन में 2 एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं. वन ऑफ देम इज़ DNA topoisomerase 2, also called as DNA gyrase, and the other one is DNA topoisomerase 4. ठीक है, जो आपके पास DNA gyrase होता है that is responsible for removing the supercoils. ठीक है, और जो आपके पास DNA topoisomerase 2 होता है that is responsible for the separation of the daughter strands after replication. ठीक है, अगर ये दोनों नहीं वर्क करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि DNA की प्रॉपर क्लेवेज नहीं हो पाएगी, वो प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और DNA की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी, सेल डिवाइड नहीं कर सकेगा. बुक की लाइन्स ये हैं कि DNA gyrase is responsible for reducing torsional stress ahead of replicating forks by breaking double-strand DNA and introducing negative supercoils. Topoisomerase 4 assists in separating daughter chromosomes once replication is completed. So fluoroquinolones का क्या काम होता है कि इन्होंने DNA gyrase और टोपोआइसोमरेज के साथ जाकर बाइंड कर जाना है. ठीक है, और DNA ligation नहीं होने देनी. This interference is going to increase a number of permanent chromosomal breaks and triggering cell lysis. ठीक है, एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि जो आपके पास नेगेटिव ग्राम नेगेटिव में फ्लोरोक्विनोलॉन्स मेनली टारगेट करते हैं आपके DNA गायरेज को और ग्राम पॉजिटिव के अंदर टोपोआइसोमरेज को. ठीक है, ये बात है. अब हम बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की. फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली बात ये है, इन ड्रग्स को ओरली भी दिया जाता है और इनको आईवी भी दिया जाता है. ठीक है, वैसे इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छी है. बायोअवेलेबिलिटी लीवोफ्लॉक्सिसिन या मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन की 90% अबव है. ठीक है, और उनकी हाफ लाइफ भी अच्छी है, तो इस वजह से उनको वंस डेली डोजिंग में दिया जाता है. ठीक है, और एक बात यह है कि इन ड्रग्स को आप कभी भी एंट एसिड्स जो कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग एंट एसिड्स हो गए, योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, या डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे कि आयरन और जिंक, ठीक है, कैल्शियम, अदर डाइवेलेंट कीटाइंस के साथ आप नहीं देंगे. अगर आपने देना है तो 2 to 4 आवर का आपको वक्फा देना है. फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में बहुत अच्छी है. ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी बोन के अंदर भी, आपके किडनी में, प्रोस्टाटिक टिश्यू में. ठीक है, नॉट इन द प्रोस्टाटिक फ्लूइड, इन द प्रोस्टाटिक टिश्यू, लंग्स में. ठीक है, इवन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में. सो दैट इज़ वाई ये कुछ सीरियस इन्फेक्शंस के लिए भी यूज़ हो सकती है. और फिर उसके बाद ये मैक्रोफेजेस, जैसे हमने एजोमैक्स में पढ़ा था, एजिथ्रोमाइसिन में पढ़ा था, इसी तरह ये भी एक्यूमुलेट हो जाता है आपके मैक्रोफेजेस और पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के अंदर. ठीक है, यानी कि आपके न्यूट्रोफिल्स और आपके मैक्रोफेजेस के अंदर भी ये एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से दैट विल हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस लाइक लिस्ट्रिया, क्लेमीडिया एंड माइकोबैक्टीरियम. ठीक है, सो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जैसे उन्होंने बोला ना लिस्ट्रिया, क्लेमीडिया क्या है, एसटीडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सो ये क्लेमीडिया को भी ट्रीट कर लेगा. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसकी पेनिट्रेशन इनसाइड द बोन, ठीक है, इनसाइड द प्रोस्टाटिक टिश्यू. ठीक है, सो ये इन्फेक्शंस ऑफ द बोन, जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ को ट्रीट कर लेगा. ठीक हो गया. अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन DNA गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 को
इसने कर दिया, सो इट्स टोटली कॉजिंग सेल लाइसिस करा रहा है, सो इट्स नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक, रादर इट इज़ बैक्टीरिसिडल। ठीक है। अच्छा, इसकी एलिमिनेशन क्या है, रीनली है, अनचेंज्ड यूरिन में अपेयर होगा, डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, रीनल डिसफंक्शन। लेकिन जो आपके पास मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, ये आपके लिवर में पहले मेटाबोलाइज होता है, तो इस वजह से इसकी डोज एडजस्टमेंट आपने तब करनी है जब कोई हेपाटिक इनसफिशेंसी है। ठीक हो गया। अब हमने देखनी है इनकी इंडिकेशंस। इंडिकेशन से पहले मैं आपको रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स बता दूं। देखो, रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स वही हैं जो हर ड्रग के लिए आप देखेंगे, ठीक है, इवन ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वो ये है कि या तो एंट्री डिक्रीज़ हो जाएगी। एंट्री क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में कोई मसला आ जाएगा, ठीक है, रिडक्शन इन द आउटर मेम्ब्रेन पोरिन प्रोटीन्स, या फिर इफ्लक्स पम्प्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक विल नॉट बी एबल टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल्स न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरा ये है कि अब जो आपके डीएनए गायरेज हैं और जो टोपो आइसोमेरेज, दीज आर प्रोटीन्स विच आर डेफिनेटली इनकोडेड बाय सर्टन जीन्स। वो जीन्स के अंदर कुछ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हो जाए जिसकी वजह से आपका टारगेट ही बदल गया, डीएनए गायरेज की शक्ल ही बदल गई, वो प्रोटीन ही अब फ़र्क हो गए। सो अब क्या हो गया कि दैट इज़ बेसिकली ऑल्टर्ड टारगेट बाइंडिंग, कि अगर आपके पास जो टारगेट है दैट इज़ डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमेरेज, उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस के बाद उनकी शक्ल कुछ बदल गई है, तो फिर क्या होगा कि आपकी टारगेट साइट का स्ट्रक्चर बदल गया है, दैट विल कॉज रिड्यूस्ड बाइंडिंग ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन टू द टारगेट साइट। डिक्रीज एक्यूमुलेशन तो मैंने आपको क्लियर कर दी ना, कि या तो इन्फ्लक्स प्रॉपर नहीं हो पा रहा क्योंकि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पुअर है, पोरिन प्रोटीन्स का नंबर कम है, या फिर इफ्लक्स पम्प ज़्यादा हो गए, या फिर हम ड्रग की डिग्रेडेशन कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कुछ ऐसा प्रोड्यूस करे, कोई ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करे जो उसकी डिग्रेडेशन कर रहा है, यानी कि या तो आपका टारगेट ही बदल गया, डीएनए गायरेज टोपो आइसोमेरेज के अंदर हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन कर ली, या हम ड्रग को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, उसको फ़ौरन बाहर निकाल रहे हैं, या हम ड्रग के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई ऐसा एंजाइम वेरिएंट जैसे कि एसिटाइल ट्रांसफेरेज वेरिएंट ऐसा है जो कि एसिटाइलेट कर रहा है फ्लोरोक्विनोलोन्स को, इनको रेंडर कर रहा है इनएक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ना इंडिकेशन से पहले ना हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स बड़ी आसान है, ठीक है, और उनको आप स्टार्ट करते हो जीआईटी सिम्टम्स के साथ, ठीक है, जिसमें नोज़िया, डायरिया नोज़िया आ जाता है। ठीक है, लेकिन पता है आपको टीचर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम से ना स्टार्ट करें, तो चलिए मैं आपको स्पेसिफिक सिम्टम से हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स का मतलब ये है कि आपने इसमें जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या स्पेसिफिक प्रिकॉशंस कहाँ हैं, तो वो स्पेसिफिक प्रिकॉशन है इन पेशेंट्स विद हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी एंटी रिदमिक ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो एंटी रिदमिक ड्रग्स पर है, उसको टॉर्सेट्स, डेपोइंटीज़, ठीक है, वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उसको ऐसा ड्रग यानी कि ये नहीं देंगे, मॉक्सिगैट, लेफ्लॉक्स या गैटिफ्लॉक्सासिन आपके अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ आप नहीं देंगे। ठीक है, ये कि इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। ठीक है, जीआईटी सिम्टम्स में तो मैंने आपको बता रही थी ना कि डायरिया, नोज़िया होगा। ठीक है, सीरियस सिम्टम्स में आपके आ जाएगा हेडेक, डिज़नेस, एंजाइटी, हेलुसिनेशंस, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन। ठीक है, ये हो गया। ऑब्वियसली सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस मतलब क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन डायरिया रिलेटेड हो सकता है। फिर एक ड्रग है गैटिफ्लॉक्सासिन, ठीक है, जो कि अब दैट हैज़ बिन बैन्ड इन द यूएस, और अगर ये यूज़ होता है तो ओनली फॉर ऑफ्थैल्मिक इन्फेक्शंस। आई ड्रॉप्स की शक्ल में वो करता क्या है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप ओरल ये क्या कहते हैं इंसुलिन पे या ओरल ग्लाइसीमिक ड्रग्स पर हैं तो ये आपके ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा लो कर देगा। सो ये हो सकता है। एडल्ट्स के अंदर एशियलिस टेंडन का रप्चर हो सकता है, फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, और एंथ्रोपैथी, आर्थराइटिस, आर्थरालजिया जो है, दीज आर सिम्टम्स दैट आर एसोसिएटेड विद यूज़ इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ड्रग इंटरैक्शंस ये हैं कि जो आपके ड्रग्स विच आर एक्चुअली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर एंजाइम साइटोक्रोम P450
वो उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू इनहिबिट दिस साइटोक्रोम P450, जिसकी वजह से थियोफाइलिन, साइक्लोस्पोरेंस और वॉर्फरिन। थियोफाइलिन, यहाँ मैंने स्पेलो लिखा हुआ है, साइक्लोस्पोरिन लिखना था, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन और वॉर्फरिन, इनका जो है लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन लेते हुए यू हैव टू सी कि आपके LFTs कहीं डीरेंज तो नहीं हो रहे, ठीक है। सो याद कैसे रखना है कि आपने सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक सिम्टम्स से स्टार्ट कर लो कि अरिथमिया, ठीक है, और फिर CNS इफेक्ट्स बता दो, जिसमें वन ऑफ द इफेक्ट दैट आई डिड नॉट मेंशन वाज पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड फोटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। बच्चों के अंदर ये एंथ्रोपैथी और शील्ड्स टेंडन का रप्चर इन द एडल्ट्स and the GIT symptoms which include diarrhea, nausea, CNS symptoms, do mention them too. Acha, now coming to the part which is basically related to the antimicrobial spectrum and the most important part basically वो ये है कि जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन फ्यूरोक्विनोलॉन्स हैं उनकी कवरेज होती है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बट नॉट सूडोमोनास, ठीक है। इसमें एक ही फेनाइलडिक्सिक एसिड, दूसरा कोई सिनॉक्सिसिन था, वो तो वैसे ही उन्होंने कहा था बैन है, ठीक है। सो ग्राम नेगेटिव कवरेज अच्छी है। फिर सेकेंड जनरेशन में ग्राम नेगेटिव इंक्लूडिंग सूडोमोनास एंड सम ग्राम पॉजिटिव विद लाइक स्टाफ ऑरियस, ठीक है। थर्ड जनरेशन अगैन सेम एज द सेकेंड जनरेशन, उसमें क्या है, देयर इज एक्सटेंडेड ग्राम पॉजिटिव कवरेज and there is also expanded activity against these atypical pathogens. Atypical pathogens are the ones which are obligate intracellular, ठीक है, जिसमें क्लेमीडिया है, लिजनेला है एंड माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में देयर इज़ अ ब्रॉड एनारोबिक कवरेज, ठीक है, ठीक है। ये वाली बात है, अभी मैं आपको आगे मज़ीद बता देती हूँ। सो फर्स्ट जनरेशन में ग्राम नेगेटिव ओनली, सेकेंड जनरेशन में सूडोमोनास एंड ग्राम पॉजिटिव इंक्लूडिंग स्टाफ, थर्ड जनरेशन में इट इंक्लूड्स एटिपिकल वंस ऑल्सो एंड फोर्थ जनरेशन में देयर इज़ अ ब्रॉड एनारोबिक कवरेज, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं कि इनकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस। आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। एक तो ये क्योंकि सेकेंड जनरेशन है सो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास, बट आपने हाई डोज देनी है, ठीक है। अच्छा, पता है क्या, सम थिंग हैपन्स एवरी टाइम, जब भी मैं सूडो मोनस बोलती हूँ तो मेरे दिमाग में सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस आ जाता है, बट दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ सूडोमोनास एरिजिनोसा। मैंने इसीलिए ये टेबल भी रखा था कि इट इज़ बेसिकली द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, इसी से मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट सैल्मोनेला विच इज़ फॉर टाइफॉइड, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट विब्रियो विच इज़ बेसिकली ट्रैवलर्स डायरिया, ठीक है। And it is also effective against anthrax spores which are cause respiratory tract infections or other infections that are arising from the intra-abdominal, from the lung, from the skin or the urine sources. But इनके लिए it is used as a second line, ठीक है। जो intra-abdominal है, lung है, skin है, urine sources, so इनके लिए second line है। Levofloxacin is again effective against Pseudomonas aeruginosa related infections. It is very much effective against Streptococcus pneumoniae. So levofloxacin and moxifloxacin, both of them are very effective against the gram-positive Streptococcus pneumoniae. This is gram-positive और इसमें ये कॉक्साई है और उसमें ये हमारे पास दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। जिसमें ये वाला जो है दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस नमूने, ठीक है। So levofloxacin is a first line indication for the treatment of CAP, that is community acquired pneumonia, और एक और है बैक्टीरिया that is Trophomonas maltophilia, ठीक है। इसके लिए that is used as a second line agent। फिर आ जाता है moxifloxacin। As I already said, जो fourth generation drugs हैं they have a broad anaerobic coverage, ठीक है। So it is effective against gram positive में against Streptococcus pneumoniae, so again CAP के लिए effective है। For the treatment of gram negative anaerobes, अगर ऊपर देखें ग्राम नेगेटिव में वी हैव एरोब्स, ठीक है, ये सारे एरोबिक हैं, ठीक है, एंड वीव गॉट एनारोब्स,
ठीक है, इसमें तो इन्होंने इतने अच्छे से एरोब्स और एनारोब्स वाली क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं की, but it's effective against gram-negative anaerobes and also effective against Mycobacterium species. So that is why it is used as a second-line agent in the treatment of drug-susceptible TB. It is also effective for mild to moderate intra-abdominal infections. Gemifloxacin is a drug that is only available orally and it is used for the treatment of community-acquired respiratory tract infections. And the last is Dalafloxacin. ठीक है, ये क्या है? That is effective against gram-positive cocci like MRSA and Enterococcus. It is used in the treatment of acute bacterial skin and skin structure infections. Skin and skin structure infections. It is available oral and IV. ठीक है, सो ऑफ्थेल्मिक इन्फेक्शंस के लिए मैंने आपको बताया था कि एक ड्रग हमने रिजर्व कर लिया जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कराता था, दैट इज़ गैटीफ्लॉक्सासिन. इन्फेक्शंस ऑफ द बोन, जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में एक हमने डेलाफ्लॉक्सासिन की बात कर ली है. ठीक है, एंड इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मर्सा एंड एंटेरोकोकस. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग एंथ्रैक्स में हमारे पास इफेक्टिव था सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टीबी में हमारे पास इफेक्टिव था मॉक्सीफ्लॉक्सासिन. GIT tract and intra-abdominal infections में effective था moxifloxacin and the second line agent was also ciprofloxacin. ठीक है, और प्रोस्टेटाइटिस के अंदर UTIs, ठीक है. अच्छा, moxifloxacin के अलावा बाकी जितने ड्रग्स हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ UTI. ठीक है, मोक्सी क्यों नहीं? क्योंकि अगैन वो यूरिन में इतना एक्सक्रीट नहीं होता. ठीक है, एंड STDs क्लेमीडिया एंड अगैन एडवर्स इफेक्ट्स वही सारे लिखे हैं. टेंडन रप्चर चिल्ड्रन में नहीं देंगे. एंथ्रोपैथी होता है. ठीक है, प्रेगनेंसी में कैटेगरी C मतलब नॉट एडवाइज्ड. सीजर्स prolong the QT interval, they cause dizziness and confusion and they also cause photosensitivity.